All right, Assalamu alaikum everyone. So we are here with another lesson. और आज जो है वो हम क्वेश्चन 21 से 40 तक अटेम्प्ट करेंगे ऑफ द मे जून 2018 पेपर 1-2 ऑफ ओ लेवल फिज़िक्स। इसके बाद अनकरीब हम जो हैं वो बायो के भी पेपर्स करेंगे एंड आई ट्राई माई बेस्ट के जो ओ लेवल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उससे पहले मैं जितने पास पेपर की वीडियोस बना सकती हूँ मैं बनाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। Okay, so let's begin. Question number 21. The diagram shows a thermometer. What is region X of the capillary tube? तो देखें ये उन्हें बताया हुआ कि दिस इज़ अ कॉलम ऑफ मर्करी। आपका अल्कोहल थर्मामीटर भी होता है, उसमें अल्कोहल होती है। और ये जो बाकी जितना भी रीजन होता है आपका, ठीक है, दैट इज़ सिंपली वैक्यूम। ठीक है, और आपका जो कॉलम ऑफ मर्करी है जब वो हीट होता है तो वो इसमें राइज करता है, टेम्परेचर गिरेगा तो इट विल बेसिकली ड्रॉप डाउन, द लेवल विल ड्रॉप, बट द रिमेनिंग रीजन ऑफ द कैपिलरी इज ऑलवेज अ वैक्यूम। सो इसका आंसर ए है। So question number 22, the diagram represents four thermometers. Which thermometer has the greatest sensitivity and greatest range? So range जो होती है वो आपकी max minus min होती है. I'll write that down over here. ठीक है जी, range is max minus min. So over here that is 200, over here that is 250, और फिर बाकी में यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाती है और यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाता है। सो वी कैन क्लियरली सी कि ग्रेटेस्ट रेंज जो है वो आर की है, तो वी कैन एलिमिनेट बी एंड डी। उसके बाद जो है हमने बेसिकली देखना है कि ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी जो है वो किसकी है। सो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर सकेगा। ठीक है, और अगर हम उस लिहाज से बात करें तो Q डज सीम लाइक द वन विद ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी, बिकॉज इसमें अगर आप डिविजन्स देखें तो दे आर बेसिकली वाइडर इन द सेंस कि आपकी डिविजन्स दूर हैं और वन की डिवीजन है, यहाँ पर भी वन की डिवीजन है, लेकिन यहाँ पर वो जो रेंज है वन की आने की दैट इज़ ग्रेटर। सो इट बेसिकली मीन्स कि आपका थोड़ा सा भी जब चेंज आएगा इन योर बेसिकली लिक्विड लेवल तो वो ज़्यादा इजीली डिटेक्ट होगा क्यू में। सो यानी कि ज़्यादा सेंसिटिव फिर क्यू होगा, बिकॉज सेंसिटिविटी इज़ basically how quickly the value or how much the value will change because of the change in temperature. So इसका आंसर C बनता है। Question number 23, the resistance R of a wire increases uniformly with temperature. The values of R at the fixed points are shown in the table. What is the temperature when the resistance is 160? इसको करने के कुछ multiple तरीके हैं। एक फॉर्मूला है आपका जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई थिंक इट्स समथिंग लाइक आपका आर मैक्स माइनस आर मिन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन well I think I'm forgetting that formula, but nonetheless इसको करने का एक आसान तरीका जो है वो सिंपली ये है कि देखें 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस जाने में, यानी कि बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने में आपका चेंज इन टेम्परेचर वाज सॉरी रेजिस्टेंस वाज ऑफ 150। ठीक है, बिकॉज वी वेंट फ्रॉम 100 टू 250। सो ये अगर हम चेंज की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर रेशो चेंज इन रेजिस्टेंस की, तो 100 डिग्री सेल्सियस के चेंज पे 150 आपका ओम्स का चेंज आता है, राइट। और रेफरेंस हम करें 100 को, सो उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन आर इज़ 160। सो अगर मैं 160 और 100 को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ ऑफ 60 और टेम्परेचर इज़ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट 60 into 100 divided by 150 and that is basically 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ जल्दी से जाके 40 पे नहीं आपने टिक लगा देना, यू हैव टू रियलाइज कि दिस इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, सो क्योंकि 100 पे 0 डिग्री सेल्सियस था तो यानी 0 से 0 और इस नई वैल्यू के दरमियान में 40 डिग्रीज का चेंज आया जो आपने निकाला है। नाउ बिकॉज लकीली इट्स 0 डिग्री सेल्सियस, यू कैन बेसिकली से इट्स 40 डिग्री सेल्सियस, बट अगर लेट्स से ये 5 डिग्री सेल्सियस होता तो फिर आपको बाकायदा 40 + 5 करना होता, बिकॉज रिमेंबर कि ये जो 40 है दिस इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, नॉट द टेम्परेचर इट्सेल्फ। अच्छा जी, सो आपका जो आंसर है वो बी बन जाएगा।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि सैम्पल्स ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर आर हीटेड फ्रॉम बिलो and heat is transferred upwards, in which material is all of the heat transferred by the vibration of molecules. तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो बेसिकली आपके मॉलिक्यूल्स जिनमें हीट से वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र होती है, इसके अंदर आप के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, यानी कि दीज आर नॉट प्रॉपर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इसके साथ साथ बिकॉज इट्स वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि दिस शुड बी समथिंग विच इज़ सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर हम फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करें, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें। सो इट डज़ नॉट हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स एंड वो सॉलिड होना चाहिए। तो वाटर आपका लिक्विड है, ठीक है जी, और एयर जो है वो आपकी गैस हो जाती है, और मर्करी इज़ अ मेटल, आई होप यू नो दैट। और एज ए से डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्ट करेंगे हीट को, और यहाँ पर कहा गया है कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ होना चाहिए। सो इसका आंसर रबड़ है, बिकॉज दैट्स सॉलिड एंड इट्स ऑल्सो नॉट मेटल, और बेसिकली इट डज नॉट हैव डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। Okay, question number 25. The diagram shows 4 identical cans with their outside surfaces either polished silver or painted dull black. Each can contains the same volume of water initially at 80 degrees Celsius. After 5 minutes in a cool room, which contains the coolest water. तो देखिए जी, यहाँ पर एक तो मेरे दो ऑप्शन नज़र आए जिसमें लिड है, और दो ऑप्शन हैं जिसमें लिड नहीं है। तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा मतलब लिड को अगर हटा देते हैं, आप सरफेस एरिया एक्सपोज करते हैं लिक्विड का टू द इन्वायरमेंट, तो उसका इफेक्ट ऑन कूलिंग विल बी मच फास्टर, यानी कि वो बहुत जल्दी कूल होगा, बिकॉज उसमें इवेपोरेशन होगी। क्योंकि इवेपोरेशन जो है, अगर आप लिड रख देंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगी। अगर आप उसको हटा देंगे और आप पूरे एटमॉस्फेयर के साथ यानी एयर के साथ उस लिक्विड को इन कॉन्टैक्ट ले आएंगे, तो इट विल कूल फास्ट, एंड दैट्स ऑल्सो समथिंग विच कम्स इन इंट्यूटिवली। तो डी और सी तो आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास ए एंड बी है। पिछले जो हम वीडियो का पिछला पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लैक इज़ ए कलर विच एब्जॉर्ब्स हीट फास्टर बट इट ऑल्सो लूजेज हीट फास्टर दैन वाइट। तो अगर हम कूल होने की बात करें तो भाई डल ब्लैक ज़्यादा क्विकली लूज़ करेगा हीट एज़ कम्पेयर टू पॉलिश्ड सिल्वर। Okay, question number 26. A communication system uses microwaves with a wavelength of 15 centimeter. The speed of light is this much. What is the frequency? So हमें पता है V is equal to F lambda. तो यहाँ पर हमें speed given है, which is the speed of light. So that's equal to F lambda. We want the frequency of microwaves, that is C over lambda. C is 3.0 into 10 raised to the power of 8. अच्छा, अब आपने वेवलेंथ को प्लीज़ वेवलेंथ जब आपने लिखनी है तो उसको सेंटीमीटर में नहीं लिखना, उसको ज़रूर मीटर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में ही हमने चलना है। तो इस वजह से अगर हम इसको करें, और मैं अगर इसको अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दूँ, दिस विल बेसिकली बिकम 10, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटल मैथ्स कर रही हूँ, एंड दिस विल बी 15, ठीक है जी, और दिस इज़ 1 एंड देन दिस इज़ 5, सो दिस विल बी 0.2 आई थिंक इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 10। और यहाँ पर क्योंकि उनने एज पावर्स दिया हुआ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक दिस विल बी 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9। सो इसका आंसर जो है वो सी आ जाएगा। तो हल्की फुल्की मेंटल मैथ से भी ओ लेवल फिजिक्स के सवाल हो सकते हैं। आई डोंट यूज़ अ कैलकुलेटर इन आइदर ऑफ दीज वीडियोज़। ओके, question number 27. The diagram shows two divergent rays of light from an object O being reflected from a plane mirror. At which position is the image formed? देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे लोकेटेड है, तो प्लेन मिरर में बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इक्वी डिस्टेंट पोजीशन पे ही आपको इमेज मिलती है। तो इमेज जो है वो आपको नज़र आएगी एट द पॉइंट बी, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपकी जो ये वाली रेज़ होती हैं, जो बेसिकली वर्चुअल रेज़ जब हम बनाएंगे इस डिफ्लेक्टेड रे की, तो वो कुछ ऐसी जाएंगी, और इस वजह से ये आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र बेसिकली आता है। और साथ ऑब्वियसली यहाँ से भी एक वर्चुअल रे आपको जाती नज़र आती है। सो इस वजह से यू सी दी इमेज एट बी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं
कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट ब्लू लाइट इज़ करेक्ट. सो आई होप कि ये आपको अपना विजिबल लाइट का जो ऑर्डर है वो याद होगा. दिस इज़ समथिंग यू शुड नो. दिस इज़ रॉय जी. एक्चुअली आई शुड कंप्रेस दैट. रॉय जी बिव. ठीक है. और इसके साथ साथ आई होप आपको पता हो कि इस साइड पे आपकी वेवलेंथ बढ़ती है और इस साइड पे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. तो उन्होंने कहा विच स्टेटमेंट अबाउट ब्लू लाइट इज़ करेक्ट. ब्लू लाइट हैज़ ए स्मॉलर फ्रीक्वेंसी देन रेड लाइट. तो एब्सोल्युटली नॉट. ब्लू इधर है और रेड इधर है, तो ये खैर सही बात नहीं है. ब्लू लाइट हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ. एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि ब्लू लाइट जो है हम देख सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा छोटी होती है देन रेड लाइट विच इज़ ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर्स. और उसके बाद जी उन्होंने कहा ब्लू लाइट हैज़ द सेम स्पीड इन ग्लास एज रेड लाइट. तो ये भी बात गलत है, क्योंकि जब हम ग्लास के अंदर जाते हैं तो आपकी जो विजिबल लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पर ट्रैवल करते हैं. एंड दिस बेसिकली बिकम्स द रीज़न फॉर रिफ्रैक्शन. बेसिकली द अमाउंट बाय विच दे रिफ्रैक्ट वो बदल जाता है. तो C is wrong as well, and that definitely means कि D is correct. और D में कहा गया है कि blue light is refracted more by a glass prism than red light, which is correct. कि ब्लू लाइट आपकी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि लेट्स से ये आपके पास रेड लाइट आ रही है और यहीं से ब्लू लाइट आ रही है. अगर हम इनकी बात करें तो रेड लाइट अगर इतना रिफ्रैक्ट कर रही है रिफ्रैक्ट कर रही है तो ब्लू लाइट जो है वो आपकी उससे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी. ठीक है. एंड दैट्स वाई जब आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो रेड से स्टार्ट होता है और वो वायलेट से जाके ख़त्म हो जाता है. ठीक है. सो डी इज़ करेक्ट. इसका वन वे ऑफ रिमेंबरिंग इज़ कि आपकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी ऑफ विजिबल लाइट. सो क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटी है तो उसकी रिफ्रैक्शन इज़ मोर देन रेड लाइट. ओके. Question number 29. Which device uses total internal reflection? This is completely a theoretical question. और इसका आंसर आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं. ठीक है. आई होप यू नो दैट दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, प्रोजेक्टर या फोटोग्राफिक एनलार्जर, ये सारी जो हैं वो लेंसेज की एप्लीकेशंस हैं. सो दे आर नॉट द आंसर. Okay, question number 30. A television controller emits an infrared beam. Which statement about infrared radiation is correct? So जो ने कहा है कि it causes ionization. तो ionization आपकी रेडियो एक्टिविटी कॉज करती है, या जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं लाइक अल्फ़ा गामा एंड बेटा, तो वो कॉज करती हैं. सो ए इज़ नॉट द आंसर. इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो नहीं, आपके सिलेबस में एक ही लॉन्गिट्यूडनल वेव है विच इज़ साउंड. और उसके अलावा जितनी भी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, या जितना भी आपका इवन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो सारी की सारी जो हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट आइदर. इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी दैन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. वेल, आपका अगर पूरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें और यहाँ पर आपकी रेडियो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो है गामा रेज आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से आपका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी माइक्रोवेव आती है और यहाँ पर इंफ्रारेड आती है आपकी. ठीक है. और यहाँ पर यू हैव योर अल्ट्रा वायलेट यूवी जिसको कहते हैं. फिर आपके पास यहाँ पर एक्सरेज आती हैं. सो इधर क्या होता है कि आपकी जो वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर इंक्रीज़ करती है और वेवलेंथ जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ करती है. सो ये आपको याद हो जाना चाहिए. दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फिज़िक्स, चाहे वो ओ लेवल्स हो या ए लेवल्स हो. सो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर आपकी जो इंफ्रारेड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू द यूवी लाइट. तो इस वजह से इसका आंसर सी भी नहीं हो सकता. देन दे से इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट. सो दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज आपकी जो बेसिकली आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम में एट द स्पीड ऑफ लाइट ही ट्रैवल करते हैं, विच इज़ 3 × 10⁸ 8 meters per second. ठीक है. So that's correct about infrared and every other radiation in the electromagnetic spectrum. Okay, now we move to question number 31. The diagram shows a loudspeaker that is producing a continuous sound wave of frequency 200 Hz in air. Which diagram best shows how the sound wave causes a molecule at P
to move during 1/200 seconds. अच्छा, ये क्वेश्चन इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन वाइब्रेशन, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ द वेव्स लुक लाइक, वी टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन में जिस तरीके से हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वाइब्रेशन इज़ पैरेलल to the propagation of the wave. Let's say this is the propagation of the wave in this direction. तो जो longitudinal होती हैं वो उनके अंदर जो molecules होते हैं वो parallel vibrate करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है जी। और जो transverse होता है this is longitudinal, और जो transverse होता है transverse waves जो होती हैं आपकी, उसके अंदर अगर ये wave की propagation है तो आपकी vibration is basically perpendicular to the propagation of the wave. So इसमें you can clearly cut out B and C, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। उसके अलावा आपके पास A and D रह जाता है। तो जो D है वो है जी ट्रांसवर्स और A है लॉन्गिट्यूडनल। नाउ बिकॉज दिस इज साउंड वेव और साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल, तो इसका आंसर जो है वो A बनेगा, ठीक है जी। आई होप दैट्स क्लियर। Question number 32. Which frequency is in the range heard by the healthy human ear? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज सॉरी 200 कह रही हूँ 20 किलो हर्ट्ज तक कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, इससे बियॉन्ड हम नहीं सुन सकते। सुन गए विच फ्रीक्वेंसी इज़ इन द रेंज, तो दैट्स बेसिकली 12,000 हर्ट्ज। ये 12 मेगा हर्ट्ज है, तो ये तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड में चला जाता है। 12 hertz is a bit lower than what we can hear, and 12 millihertz is absolutely very, very low. Question number 33. What is one of the uses of ultrasound? तो जी इसका एक जो आपका यूज़ है वो क्लीनिंग ज्वेलरी है, ठीक है जी। अगेन दिस इज़ एन एप्लीकेशन विच वुड बी इन योर बुक। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है ऑप्टिकल फाइबर्स का, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जो हैं उसमें मेनली लाइट की बात की जाती है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर हम ज़्यादातर रेडिएशंस, रेडियो वेव्स इनकी बात करते हैं। जहाँ तक अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक है उसके काफ़ी यूजेस हैं, मेडिसिन में भी बहुत यूजेस हैं, बट इसका एक एप्लीकेशन क्लीनिंग ज्वेलरी का भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34. द डायग्राम शोज एन अलार्म सिस्टम. व्हाट हैपन्स व्हेन बैटरी P इज़ डिस्कनेक्टेड? तो जी देखें, जब आपकी बैटरी P डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर उन्हें लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जब इसको करंट नहीं मिलेगा, बिकॉज जब बैटरी आप रिमूव कर देंगे या डिस्कनेक्ट कर देंगे, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दिस आयरन कोर एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बेसिकली लूज इट्स मैग्नेटिज्म, और जो अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा तो बेसिकली ये इस आयरन आर्मेचर को, यानी आयरन जो एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा व्हेन दिस बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ये आयरन आर्मेचर विल नो लॉन्गर बी अट्रैक्टेड एंड देयरफॉर इट विल बेसिकली फॉल डाउन, एंड व्हेन इट विल फॉल इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस पीस ऑफ मटेरियल, या ये जो भी हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ जब इन कांटेक्ट आएगा तो ये जो जगह है आपकी ये फिल हो जाएगी, एंड नाउ यू हैव अ कंप्लीट सर्किट ओवर हियर, और एज अ रिज़ल्ट आपकी जो बेल है वो रिंग होना शुरू हो जाएगी। सो द बेल रिंग्स एंड द आयरन आर्मेचर इज़ एक्चुअली गोइंग टू फॉल। All right. Question number 35. V is the potential difference, I is a current, R is the resistance, and T is the time. Which expression has the units of energy? अच्छा जी, ये जो I T है ये आई होप आपको पता हो कि ये Q के बराबर होता है, बिकॉज I इज़ इक्वल टू Q ओवर T, सो Q इज़ इक्वल टू I T। सो ये तो चार्ज के यूनिट्स में आ जाएगा आपके पास आंसर, सो A नहीं हो सकता। दिस राइट हियर इज़ ए फार्मूला फॉर पावर जो हम यूजली पावर लॉसेज में अप्लाई करते हैं। पावर की यूनिट्स इज़ वाट, सो देन अगेन दिस इज़ नॉट इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। फिर हम आते हैं VIT पे। पावर इज़ इक्वल टू VI, पावर इज़ ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, और एनर्जी का एक फार्मूला यहाँ से बनता है पावर इनटू टाइम। सो पावर की जगह अगर मैं VI लिख दूँ तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है फॉर एनर्जी विच इज़ इक्वल टू VIT। ये मेमोराइज भी कराया जाता है। सो आई होप कि यहाँ पर ऑब्वियसली क्लियर है कि एनर्जी के इक्वल हैं इसके यूनिट्स, तो इसका आंसर C बनता है। दिस राइट हियर इज़ अनदर फार्मूला फॉर पावर,
V²/R। अगर आप इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये एनर्जी का बन जाएगा, बट फॉर नाउ इट इज़ फॉर पावर विच इज़ मेजर्ड इन वाट, सो इट कांट बी डी either. Question number 36. A step down transformer has a primary coil and a secondary coil wound on a soft iron core. The primary coil is connected to a 6 volt direct current supply. Which statement about the transformer is correct? I hope कि आप सबको पता होगा कि transformer is based on electromagnetic induction. And electromagnetic induction के लिए what is important is कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज करनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट चेंज एक दफ़ा तो करनी चाहिए. ट्रांसफार्मर में जहाँ पर आपने कॉन्स्टेंटली आउटपुट प्रोड्यूस करनी है वहाँ पर डेफिनेटली यू नीड समथिंग विच विल कॉन्स्टेंटली चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉयल. तो वो हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे एसी सप्लाई लगा देते हैं टू द ट्रांसफार्मर. ठीक है जी, उसकी जो प्राइमरी कॉयल है उसके साथ. सो इट्स समथिंग लाइक दिस. एंड यहाँ पर कभी भी डीसी नहीं लगता. डीसी कभी भी ट्रांसफार्मर में नहीं लगेगा. डीसी लगेगा तो कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी, सेकेंडरी कॉयल में कोई आउटपुट ही नहीं आएगी. एंड सो द आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, विच सिंबल इज यूज फॉर ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर? देखिए लाइट डिपेंडेंट है यानी लाइट गिरेगी उसके ऊपर, तो एज सिंपल एज दैट. सो इसका आंसर जो है वो डी बनता है. ये आपका लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है. ये राइट हियर इज थर्मिस्टर. ठीक है जी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका रेजिस्टर होता है. ये आपका डायोड है. इट्स एक्चुअली नॉट सिंपली जस्ट अ डायोड, इट्स अ लाइट डिपेंडेंट डायोड जिसको हम एलईडी कहते हैं. और ये जो है वो आपका एक वेरिएबल रेजिस्टर है. ठीक है, सो इनके सिंबल्स आपको आने चाहिए. इसका आंसर डी बनता है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 38. ये पोटेंशियल डिवाइडर पे बेस्ड है क्वेश्चन, एंड सो आई विल स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग द फील ऑफ व्हाट ए पोटेंशियल डिवाइडर इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन. कि आपके पास दो रेजिस्टर्स अगर लगे हों तो इधर की जो आउटपुट है वो आप किसी एक एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचा सकते हैं. लेट्स से दिस इज़ रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2. और इसका रूल ये होता है कि रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी एक स्पेसिफिक रेजिस्टर की, तो उसके जो अक्रॉस वी आउट है वो भी बढ़ जाता है. ठीक है, आई होप आपको ये बात पता होगी. वो कह रहे हैं कि द रेजिस्टेंस आर इज़ इंक्रीज्ड. ठीक है जी, ये एक आपका इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टर. अब इसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए आई फर्स्ट टेक अ वेरी न्यूमेरिकल अप्रोच. सो लेट्स से कि आपके पास 1 वोल्ट्स की ईएमएफ आ रही है. ठीक है, और इनिशियली इसकी रेजिस्टेंस 1 थी, इसकी भी 1 थी और इसकी भी 1 ओम्स थी. मतलब यूनिट्स तो इसके ओम्स ही बनते हैं. आई जस्ट रोट इट इन दैट वे, बट यस, अगर आप कभी भी किसी कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ ना हो तो आप एक न्यूमेरिकल अप्रोच हमेशा ले सकते हैं. सो अगर आपको पता है कि जो वी आउट है, अगर मैं V2 की बात कर रही हूँ, लेट्स जस्ट सिंपली राइट डाउन V2. या किसी भी अगर आपने पोटेंशियल डिवाइडर के रेजिस्टर के क्रॉस आउट वोल्टेज या वी आउट की बात करनी है, तो आप ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द रेजिस्टेंसेस ऑफ और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट थिंग, एंड यू डिवाइडेड बाय RT बेसिकली. अब इस पैरेलल की रेजिस्टेंस को मैं RP कहूँगी. यूजुअली एक रेजिस्टर लगा होता है, यहाँ दो लगे हुए हैं. सो आई नीड टू फर्स्ट फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस दे आर ब्रिंगिंग. सो दैट इज़ सिंपली इक्वल टू 1. ठीक है जी, दैट इज़ इक्वल टू 1/RT, और इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा. सो दिस टू पुट सिंपली इज़ गोइंग टू बी 1, एंड जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी ये पूरी चीज़ की 1. ऑलराइट, वेट अ मिनट, सॉरी मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, माई बैड. दिस इज़ 1 and 1, राइट. सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2. तो जब आप इसकी रेसिप्रोकल लेंगे दिस विल बिकम 1/2, माई बैड. सो दिस विल बी 1/2, और टोटल रेजिस्टेंस आपकी बनती है 1/2 जो इनकी कंबाइंड है प्लस 1 ओम. सो दिस विल बी 1/2 एंड देन 3/2. You can simplify this up, you'll get your answer as 1/3. ठीक है जी, आप इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं अगर आपको मेंटली ये करते हुए इशू है. अब इसको हमने दिमाग में रखना है. ठीक है, कि V2 हमारी 1/3 आई थी जब हम 1 ओम ले रहे थे. अब लेट्स से हम इसको 1 से 2 ओम्स कर देते हैं. सो व्हाट हैपन्स नाउ इज़ दैट ये जो है आपका 1/2 बन जाता है. सो ओवरऑल यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3/2,
and your RT is going to turn out as 1.5, ठीक है, और actually it's not going to turn out as 1.5 is going to be 2/3. लगता है थोड़ा सा मेरा processing slow हो गई है. Okay, so now what I'm going to do is, this is the RP basically. ये मैंने total resistance निकाली है इस वाले दो parallel resistors की. So ये हो जाता है 2/3 और ये हो जाएगा आपका 2/3 + 1. तो इसकी अगर हम मैथ्स करें थोड़ी सी, so this will basically become 2/3 over 5/3 और आपके पास आपका आंसर आता है as 2/5 which is basically 0.4 और ये आपका 0.3333 बनता है. So what do we notice? हम देख रहे हैं कि यार R की रेजिस्टेंस बढ़ाने से जो हमारी V आउट है यानी जो V2 है वो इंक्रीज़ कर रही है. सो दिस मीन्स के V2 जो है वो डिक्रीज़ नहीं कर सकता, V2 तो इंक्रीज़ कर रहा है. और अगर आपकी ये 1 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होनी है इसके दरमियान में और इसके दरमियान में, और अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रही है यानी V2 बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फिर V1 कम होगा बिकॉज आपकी उतनी 1 वोल्ट है जो डिवाइड होनी है. सो इफ़ V2 इज़ नाउ टेकिंग अ बिगर शेयर, V1 विल टेक अ स्मॉलर शेयर एंड सो इट विल डिक्रीज. इससे हमें ये पता चलता है कि यार बेसिकली जब आप अपनी यहाँ की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, when you basically increase your resistance, initially when we did RP is equal to 1 + 1 and we got 2 and so we got our RP as 1/2, ये 0.5 बनता है and this is going to be almost I think 0.666. So what we notice is कि by increasing the resistance R, हमने अपनी RP या जो combined resistance है इनकी वो increase कर दी है overall in parallel. और क्योंकि इनकी resistance बढ़ गई है तो जब resistance बढ़ती है तो according to the potential divider rule V out भी बढ़ना चाहिए. And so अगर आपको ये बात पहले से पता थी, well and good, but as I said, if you're stuck in a particular question, you can always throw in numbers and apply some formulas and make sense out of it. So this means that by increasing R, we increase the combined resistance of these two. So as a result, V2 जो है वो बढ़ गया और V1 जो है वो कम हो गया. Alright, so जब आपके पास question number 39. An oscilloscope is used to measure potential difference. The trace with no input connected is shown. A 1.5 volt DC supply is connected to the oscilloscope. The Y gain is set to 0.5 volts per division. The time base is this. Which trace shows a supply of DC? So one thing that you need to know is कि आपका जो DC होता है वो सिर्फ और सिर्फ X एक्सिस में ट्रैवल करता है, वो कभी भी Y एक्सिस में ट्रैवल नहीं करता ऑन दी ऑसिलोस्कोप. अलबत्ता आपका जो AC होता है वो बाकायदा इस तरह की वेव फॉर्म्स देता है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स देता है, ठीक है. दिस इज़ हाउ AC लुक्स लाइक. लेकिन अगर आप सेटिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो आप थोड़ा सा इसको अल्टर कर सकते हैं. यानी कि टाइम बेस जो होती है वो X एक्सिस को कंट्रोल कर रही होती है आपकी, कह लें in one way to put it simply, and Y gain is controlling the signal on the Y axis. So अगर आपने सिंपली DC को स्टडी करना है और आप 1.5 वोल्ट्स दे रहे हैं उसको और आपकी जो टाइम बेस सेटिंग है दैट इज़ 0.5 मिली सेकेंड पर डिविजन, तो बेसिकली यू हैव 1.5. दिस विल सिंपली जो आपके होगा ये कि आपका ये बेसिकली शुरू में ये आपकी लाइन बनती है DC की, और क्योंकि ये 1.5 है तो ये Y एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ Y gain या जो उसकी रेशो बनती है, which is 0.5 volts is equivalent to 1 division. So 1.5 volts will be equivalent to how much? So that is basically 3 divisions. और इसका मतलब है कि आपने इसको 3 टाइम्स ऊपर शिफ्ट कर देना है एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक. DC कभी भी Y एक्सिस में कोई लाइंस फॉर्म नहीं करती. दैट इज़ समथिंग यू शुड नो, ठीक है. ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही रिमेन करती है, तो इसका आंसर C बनता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर इन वन न्यूट्रल एटम ऑफ क्रिप्टॉन? तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, बेसिकली दैट इज़ इक्वल टू द न्यूक्लियॉन नंबर विच इज़ 84. तो इसका आंसर जो है वो होगा C.
Now, if you like this video, then give it a thumbs up, or I'll be back with more past paper videos. और अगर आप एक particular paper चाहते हैं कि मैं solve करूँ, you can leave mention that in the description box below. Till the next time, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा.